कोई ना कोई वजह होगी जो हम 27वें IMF प्रोग्राम में हैं एंड वी आर वन ऑफ द फेवरेट क्लाइंट्स। फ्रॉड के दरवाजे फिर आप खुद खोलते हैं, चोरी के दरवाजे आप खुद खोलते क्या हैं। यही मकसद है इसका? सर मैं क्या कह सकता हूँ, ऑन कैमरा मैं कितनी बात कर सकता हूँ। 1 मिलियन बेल्स इज़ $1 बिलियन। तो जितनी बेलें शॉर्ट हैं सप्रेस्ड डिमांड पे उतनी फिर आएंगी। क्या ये वाकई में ऐसा हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर कुड नॉट हैव हिज वे और इन कमिटमेंट्स टू द आईएमएफ और इतने सेंसिटिव टाइम पे सर और हम इतना नुकसान हो गया आपकी मेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को? सर हम तो बना के आए थे जून में, इसलिए आपने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी ये बोला। अनफॉर्चुनेटली जब पता चला कि हम क्यों नहीं बहाल कर सकते, वो इसलिए क्योंकि एक साबका चेयरमैन FBR मे बी ऑन द बैक्स ऑफ बोथ हिज फाइनेंस मिनिस्टर्स फेडरल एंड स्टेट ये कमिटमेंट दे चुके थे IMF को। एंड उसका नतीजा ये हुआ कि जो चीज़ आप IMF को कह दें या कमिट कर दें वो ऑलमोस्ट पत्थर की लकीर है सर, पत्थर पे लिखी हुई लकीर है। Although we उसे have a long history of going back on our word to the IMF. यस 50-year history. यस यस एंड नो, लेकिन वो नो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ना कोई वजह होगी जो हम 27वें IMF प्रोग्राम में हैं एंड वी आर वन ऑफ द फेवरेट क्लाइंट्स। वरना अगर हम सारी चीज़ें पूरी कर देते टू डेट तो सर हम फिर 27वें प्रोग्राम में भी ना होते। तो आपके सवाल का जवाब यस भी और नो भी है। तो क्या एप्टमा इस बात पे शॉक हुआ है या एप्टमा को लगा है कि ऐसे ही होता है, शायद अभी आगे जाके ठीक हो जाए? सर हम बहुत शौक हुए हैं, हमने एश्योरेंसेस ली FBR से। उन्होंने कहा जी कि जब IMF पैकेज होने दें, जब तक ये पैकेज हो नहीं जाता तब तक हमें IMF के सामने एज अ वेवर रिक्वेस्ट पुट अप नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है हम इंतज़ार कर लेंगे। 3-4 महीने हमने इंतज़ार किया, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब आपका जाके IMF प्रोग्राम हुआ एंड एंड सितंबर आपको पहली किस्त मिली, तो फिर उसके बाद हमने फिर विज़िट करना शुरू किया। हमें वादे किए गए, एश्योरेंसेस दी गई बाय कंसर्न क्वार्टर्स कि वी विल पुट दिस अप एज अ बजट एनोमली, एज अ वेवर रिक्वेस्ट टू द IMF अलॉन्ग विद सम अदर बजट एनोमलीज डिफरेंट सेक्टर्स की, इसी तरह के इश्यूज जिसमें हमारा काफ़ी हाई प्रायोरिटी पे था। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री या IMF को मना नहीं सकी या IMF ने क्लियरली ना कह दी। फिर हमने खुद एज एप्टमा IMF से टाइम सीख किया जब वो उधर दिसंबर में आए थे अहेड ऑफ द रिव्यू, और उनके साथ हमने इंटरेक्ट भी किया उनके ही प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन। एंड ऑनलाइन इंटरेक्ट करने के बाद उन्होंने एक हमने गैस का इशू छेड़ा, दूसरा हमने उनके साथ इशू छेड़ा ये EFS की रेस्टोरेशन का। तो गैस पे तो उन्होंने हमें एब्सोल्युटली ना कह दी कि आपका अपना ग्रिड जो है 43,000 मेगावाट का आपका ग्रिड है, 17,000 मेगावाट इसमें और 5 सालों में आ रहा है, और गर्मियों में आप 23,000 मेगावाट मैक्सिमम चलाते हैं, सर्दियों में 10-11,000 मेगावाट। इससे ज़्यादा रिले करने की आपकी कैपेसिटी या टेकअप करने की फ़िलहाल कैपेसिटी नहीं है। ये गैस आपको छोड़नी पड़ेगी एज एन इंडस्ट्री, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका ग्रिड कोलैप्स कर जाएगा। प्लस हमारी ही ब्यूरोक्रेसी ने माजी में गलत पट्टियाँ पढ़ाई अबाउट गैस एज एन इंडस्ट्रियल इनपुट एंड सारा फेवर दिया ग्रिड को कि हमने ग्रिड चलाना है, क्योंकि ग्रिड में हम ओवर कमिट कर चुके हैं और इतनी बड़ी कैपेसिटी के प्लांट्स लगा चुके हैं कि उसकी ऑफ टेक नहीं है एंड आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अब हम ग्रिड को वायबल करने के लिए वी विल बी डिचिंग आर गैस सेक्टर, एंड उसमें सर फिर हम ये जो साथ में गैस सेक्टर से मुंसलिक कंपनीज हैं SNGPL, SSGC, हम इनको भी तबाही के दहाने पे लेके जाएंगे जब इनके पास कैप्टिव कस्टमर इंडस्ट्री जो बिजली लेके गैस लेके बिजली बनाती है एंड उसकी वेस्ट हीट से स्टीम बनाती है, उनको जब नहीं देंगे, उनको ग्रिड पे ज़बरदस्ती लेके जाएंगे थ्रू प्राइसिंग के गैस महंगी कर दो, बिजली नॉमिनली सस्ती कर दो ताकि सारे ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएं। तो फिर सर आप जितनी हमने मेहनत की IPPs के ख़िलाफ़ एंड इन एग्रीमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट रिवाइज करवाने में एंड इनको रीनिगोशिएट करवाने में, उतना कहीं हम आने वाले 6 महीने 1 साल में गैस सेक्टर में ना गवा बैठें। क्योंकि जब ये RLNG की कंजम्पशन नहीं होगी, जो हमने स्टेट ऑफ कतर से माहदे किए हैं, या यही 36-37 रुपए की चीज़ या 35 से 37 रुपए की चीज़ 16 रुपए वाले कस्टमर को देंगे डोमेस्टिक को,
तो जाहिर है सर फिर वहाँ पे एक गैस सर्कुलर डेट क्रिएट होगा, फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो So, वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन। I don't know whether to be shocked by this or just to accept this as a fact. That it is very easy for people to throw a monkey wrench here and there, and nobody can do anything about it. But losses के हिसाब से can we put a figure on this? Can we quantify कि कितना loss हो रहा है? For example, अगर 40% spinning mills बंद हो जाती हैं, तो कितने लोगों की नौकरियां जाती हैं? कितनी अर्निंग वेस्ट होती है और कितनी प्रोजेक्टेड एक्सपोर्ट अर्निंग्स आया होती है? इज देयर अ फिगर ऑन दिस? जी सर, देखें 40% स्पिनिंग खाली बंद नहीं हुई। 40% स्पिनिंग में अगर एक स्पिनिंग में 800 बंदा एम्प्लॉय होता है, तो सीधा सीधा जवाब है 70-80 मिलियन टाइम्स 800 बंदा, वो आपको एक फिगर आ जाएगा कितना बंदा वो ले आप। इसके साथ फिर सर वेंडर इंडस्ट्री है, पार्ट्स इंडस्ट्री है, एक इंडिजिनस इंडस्ट्री है, फिर पीछे कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन फार्मर है, उसका कितना लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट वुड यू डू अगर एप्टिमा के पास आए कि आप हमें इसका सॉल्यूशन बताएं, वी विल इनकॉर्पोरेट इट, तो आपका इसका क्या सॉल्यूशन होगा? ईएफएस का फॉर एग्जांपल सर ईएफएस को आपको बहाल करना होगा ताकि सारी चेन मुंसलिक हो, ज़ीरो टैक्स हो, ज़ीरो जीएसटी अगर हो, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी हेविली टैक्स्ड इंडस्ट्री हैं। हम फिक्स टैक्स रिजीम से नॉर्मल टैक्स रिजीम में चले गए हैं, हमसे ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। तो ये जीएसटी एक ऐसी चीज़ है, आप हमसे लेते हैं, फिर आप इसे इनपुट आउटपुट में एडजस्ट करते हैं या रिफंड में जाते हैं, तो सर इस सारे का फ़ायदा क्या? फ्रॉड के दरवाजे फिर आप खुद खोलते हैं, चोरी के दरवाजे आप खुद खोलते हैं। यही मकसद है इसका? सर मैं क्या कह सकता हूँ, ऑन कैमरा मैं कितनी बात कर सकता हूँ, लेकिन हमें ये पता है कि फ्रॉड भी होते हैं। चलिए फिर एक और बात पे आते हैं कि अब हाउ बिग इज कंसर्न डिक्लाइनिंग कॉटन प्रोडक्शन? क्योंकि वो जो ख्वाब था हमारा कि हम कॉटन प्रोड्यूस करते रहेंगे, इट विल कीप फीडिंग द टेक्सटाइल सेक्टर एंड विल कीप एक्सपोर्टिंग, विल कीप अर्निंग, और हमारे चड्डी बनियान बिकते रहेंगे दुनिया में और हम बहुत बड़ा पावर बन जाएंगे, वो तो सच्चा नहीं हुआ। अब तो बल्कि उसका इनपुट ही डिक्लाइन हो रहा है आपका। तो एप्टिमा की कैलकुलेशंस में ये कितना बड़ा खतरा? सर चड्डी बुनियान के अलावा हम राल्फ लॉरेन को टी शर्ट्स भी बेचते हैं, लीवाइस को जीन्स भी बेचते हैं, आइकिया को और जेसी पेनी को बेड शीट्स भी बेचते हैं, नाइकी एडिडास को जुराबी भी बेचते हैं। ये हमारी वैल्यू एडिशन है। तो ये हमारी वैल्यू एडिशन है। खाली चड्डी बुनियान नहीं, चड्डी बुनियान कैल्विन क्लाइन के लिए भी जाता है, जॉकी के लिए भी जाता है। लेकिन सर ये हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है एंड ये हमारे बिजनेस की इलेक्ट्रिसिटी एंड लेबर को छोड़ के सबसे बड़ी कॉस्ट है रॉ मटेरियल। तो अगर हमारा रॉ मटेरियल शॉर्ट होगा तो वी विल बी फोर्स टू इम्पोर्ट। 1 मिलियन बेल्स इज़ $1 बिलियन। तो जितनी बेलें शॉर्ट हैं, सप्रेस डिमांड पे उतनी फिर आएंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जिस मुल्क के पास स्टेट बैंक में $11 बिलियन पड़े हों, जिसमें 7.3 तीन फ्रेंडली ब्रदर कंट्रीज़ का पड़ा हो, तो हम सर कितना अपना ज़र मुबादला क्रिटिकल रॉ मटेरियल पे लगाएंगे। और आप कैपेसिटी टू अर्न एक्सपोर्ट रेवेन्यू को खुद डिमिनिश कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।